बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस कर लेते हैं। हाँ जी, ये गाइडलाइंस इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटस सेकेंड एडिशन है 2013 में पहले दफ़ा थी, और इसकी जो फर्दर रिवीजन हुई है वो जनवरी 2014 में हुई है। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने क्या करना है। एक्चुअली ये सारी जो बोल्ड लाइंस हैं, ये दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो शीट चार्ट्स जो कि इसमें दिए गए हैं एंड पे। तो इनको एक दफ़ा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्लो शीट से बताती हूँ। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। ऑल वुमेन शुड बी असेस्ड एट बुकिंग फॉर द रिस्क फैक्टर फॉर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। ठीक है, उसमें कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, या माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं, और एक कैटेगरी है मेजर रिस्क फैक्टर की। अगर 3 और मोर minor risk factors are present, the patient should be referred for the uterine artery Doppler at 20 to 24 weeks gestation. And if any one of the major risk factor is present, then patient should be referred for the serial ultrasound measurement of fetal size and assessment of well-being with umbilical artery Doppler from 26 to 28 weeks of pregnancy. यानी कि अगर एक भी मेजर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो फिर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने डायरेक्टली पेशेंट को सीरियल अल्ट्रासाउंड की तरफ ले जाना है। ठीक, अच्छा, ये कुछ और मार्कर्स हैं कि अगर जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर डिक्रीज़ होती है तो दैट इंडिकेट्स अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। और अगर ये प्रेजेंट है, इट्स मीन कि हमने पेशेंट का यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नहीं करना, हमने डायरेक्टली उसकी सर्विलेंस स्टार्ट करनी है 26 से 28 वीक्स पे। अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 20 टू 24 वीक्स पे एबनॉर्मल आ जाता है, ठीक है, एक तो उसकी रेपिटेशन नहीं करनी। रिपीटिंग यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इज़ देयरफॉर ऑफ लिमिटेड वैल्यू, क्योंकि बाद में आगे जाके जो है ना वो सही भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज ख़त्म हो गया। ठीक है, वो अपनी जगह पे रहता है। और उसके बाद क्या है कि वुमेन विद यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 to 24 वीक्स, तो क्या हम लोग उसके एबनॉर्मल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का मतलब क्या है कि पल्सिटिलिटी इंडेक्स इज़ मोर देन 95th परसेंटाइल, ठीक है, या नॉचिंग है, एंड दिस शुड बी रेफर्ड फॉर अ सीरियल अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट ऑफ द फीटल साइज। अच्छा, ये ही हमने बात की कि अगर नॉचिंग है उसमें तो फिर हमने फर्दर उसकी सीरियल मेजरमेंट करनी है। लेकिन रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, इसकी तो रेपिटेशन नहीं करनी, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, इसको दोबारा नहीं करना, लेकिन आपने उसकी भी एक दफ़ा असेसमेंट ज़रूर करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद women with the normal uterine artery Doppler do not require serial measurement of the fetal size and serial assessment of well-being with umbilical artery Doppler unless they develop specific pregnancy complications, for example antepartum hemorrhage or hypertension. However, important line, however they should be offered a scan of fetal size and umbilical artery Doppler during the third trimester. सीरियल स्कैनिंग नहीं करनी, लेकिन एक दफ़ा असेसमेंट ज़रूर करनी है। ठीक, अच्छा, serial ultrasound measurement of the fetal size and assessment of well-being with umbilical artery Doppler should be offered in cases of fetal echogenic bowel। ठीक है, एनॉमली स्कैन किया, उसमें fetal echogenic bowel आ गया, अगेन दिस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर, तो आपने उसका फिर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नहीं करना, आपने उसकी सीरियल अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, abdominal palpation has a limited value to predict the SGA, लेकिन serial measurement of symphysiofundal height is recommended at each antenatal appointment from 24 weeks of pregnancy as this improves the prediction of SGA। ठीक है, एक जो सिंगल मेजरमेंट है सिम्फिजियोफंडल हाइट की वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सीरियल मेजरमेंट कर सकती है। ठीक,
सिम्फिजियो फंडल हाइट शुड बी प्लॉटेड। अच्छा, कस्टमाइज चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। और कस्टमाइज चार्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो कि मैटरनल फैक्टर्स, हाइट, मदर की हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, इन सब चीज़ों को भी साथ में अगर लिया जाए तो फिर इसके कहते हैं कि कस्टमाइज चार्ट्स हैं, और उनके ऊपर प्लॉट करते हैं ये जो सीरियल मेजरमेंट है सिम्फिजियो फंडल हाइट की, ठीक है। और इसी तरह से जब एस्टिमेटेड फिटल वेट या फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेते हैं, उस पर भी हम कहते हैं कि कस्टमाइज चार्ट्स होने चाहिए। आगे वो कहने कि वुमेन विद अ सिंगल सिम्फिजियो फंडल हाइट विच प्लॉट बिलो द 10th सेंटाइल और सीरियल मेजरमेंट which demonstrates slow or static growth by crossing centiles should be referred for ultrasound measurement of fetal size, ठीक है। अगर एक सिम्फिजियो फंडल हाइट भी ये शो करती है कि ये 10 सेंटाइल से कम है, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि ये डायग्नोज्ड हो गया, इट मीन्स कि इट शुड बी रेफर्ड फॉर द अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट, ठीक है। ये याद रखना है, अगर BCQ आता है अक्सर MCQ में यही चीज़ आती है कि अगर जो है वो फंडल हाइट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डायग्नोज कर लिया। जो नेक्स्ट टेस्ट जो फिर आपने चूज़ करना है वो आपने फिर अल्ट्रासाउंड चूज़ करना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फीटल साइज। अच्छा, वुमेन इन होम द मेजरमेंट ऑफ सिम्फिजियो फंडल हाइट इज़ इनकरेक्ट, यानी कि जहाँ पर बाकी फैक्टर्स हैं कि उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट इज़ नॉट रिलायबल, like BMI more than 35 है, large fibroids हैं, hydromnios है, that should be referred for serial assessment of fetal size using ultrasound। जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी फंडल हाइट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, रिलायबल नहीं है, तो फिर उसकी सीरियल मेजरमेंट करनी है। ऑप्टिमल मैथड ऑफ डायग्नोजिंग SGA फीटस एंड फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस करते हैं और एस्टिमेटेड फिटल वेट करते हैं। अगर ये इट इज़ लेस देन 10 सेंटाइल, it can be used to diagnose a small for gestational age fetus। Customized charts, अगेन मैंने पहले भी बताया कि वो होने चाहिए। रूटीन फिटल बायोमेट्री इज़ दस नॉट जस्टिफाइड, रूटीन में बायोमेट्री नहीं करनी, कब करनी है, जब इंडिकेटेड है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक लाइन है कि व्हेन यूजिंग टू मेजरमेंट्स ऑफ एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और एस्टिमेटेड फिटल वेट टू एस्टिमेट ग्रोथ वेलोसिटी, दे शुड बी एटलीस्ट 3 वीक्स अपार्ट टू मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव रेट। लेकिन हम इसको और जल्दी कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा रेलेवेंट है कि देखना चाह रहे हैं कि बर्थ वेट क्या होगा बेबी का, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको मोर फ्रीक्वेंट कैन बी परफॉर्म्ड। Where the abdominal circumference or estimated fetal weight is less than 10 centile, there is evidence of reduced growth velocity, and women should be offered serial assessment of fetal size and umbilical artery Doppler। यानी कि this is the point from where the flow sheet starts, ठीक है, जो हमारा SGA की फ्लो शीट है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। हिस्ट्री बेस या फिर डायग्नोसिस बेस, हाई रिस्क पेशेंट है, फर्दर हम स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन दैट आर इंडिकेटेड इन SGA फीटस, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टू नो द कॉज ऑफ द SGA, ऑफर रेफरल टू द डिटेल्ड फीटल एनोमली स्कैन। कहाँ पर करना है, इन केस एंड यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बाय अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट इफ सवियर SGA इज आइडेंटिफाइड एट 18 to 20 वीक स्कैन। सवियर SGA अगर है, ठीक है, तो हमने उसको डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्कैन के लिए, सर्वे के लिए उसको भेजना है फीटल मेडिसिन यूनिट में। कैरियोटाइपिंग कब एडवाइज है, अगेन वही बात की, सवियर SGA है विथ स्ट्रक्चरल एनोमली, ठीक है, 20 वीक के एनोमली स्कैन हुआ है, उस पर सवियर SGA आया है, साथ में कोई भी फिटल एनोमली आई है स्ट्रक्चरल, ठीक है, लाइक क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो हमने उसको कैरियोटाइप के लिए भेजना है। और स्पेशली अगर उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है तो फिर और भी इंडिकेशन है कि कोई कैरियोटाइपिंग कोई एन्यूप्लाइडी हो सकती है इसकी, ठीक है। सेरोलॉजिकल स्क्रीनिंग फॉर कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सवियर IGR की कॉजेज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि या इन्फेक्शन हो सकती है या फिर क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकती हैं। टेस्टिंग फॉर द सिफिलिस एंड मलेरिया, ये हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हाई रिस्क पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर SGA है और हाई रिस्क पॉपुलेशन है फॉर दीज इन्फेक्शंस तो फिर हम इन दोनों के टेस्ट कर सकते हैं।
यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हैज़ लिमिटेड एक्यूरेसी टू प्रिडिक्ट एडवर्स आउटकम इन एसजीए फीटस डायग्नोज ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई रोल नहीं है इसका। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशंस टू बी कंसीडर्ड इन प्रिवेंशन ऑफ एसजीए फीटसेस। एक हम एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं, ठीक है, और अगर हाई रिस्क है फॉर द प्री क्लैम्शिया और आपने एंटीप्लेटलेट स्टार्ट करना है तो कब करना है? एट और बिफोर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन या कैल्शियम जो है वो एसजीए को प्रिवेंट कर सकता है। और कौन सी चीज़ प्रिवेंट करेगी? अगर हम प्रोमोट करें स्मोकिंग सिजेशन, दैट कैन प्रिवेंट द एसजीए। एंटी थ्रोम्बोटिक जो थेरेपी है जहाँ पर इंडिकेटेड है वो वहाँ पर हम देंगे हाई रिस्क पेशेंट्स में। इंटरवेंशंस टू बी कंसीडर्ड इन द प्री टर्म एसजीए फीटस। वुमेन विद एसजीए फीटस बिटवीन 24 and 35 plus 6 weeks where the delivery is being considered should receive a single course of anti-corticosteroids. स्टेरॉइड्स हम उसको देंगे, कब देंगे? 24 से ऑनवर्ड 35 plus 6 weeks. ऑप्टिमल मैथड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीटल सर्वेलेंस इन एसजीए। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? अगेन वही फ्लो शीट, ठीक है, कि हमने कैसे कैसे उसकी सर्वेलेंस करनी है, इसको हम फ्लो शीट में ही देखेंगे। अच्छा, प्राइमरी टूल हमारा क्या है? अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। और CTG should not be used as the only form of surveillance in SGA fetus. ठीक है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ amniotic fluid volume should not be used as the only form of surveillance. ठीक है, interpretation of amniotic fluid volume should be based on a single deepest vertical pocket, ये हम पहले भी कह चुके हैं। Biophysical profile should not be used for the fetal surveillance in preterm SGA fetus. तो फिर हमारे MCQ का क्या आंसर है? अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। ठीक है, जहाँ पर SGA डायग्नोस्ड है तो हमने कौन सा टेस्ट करना है फॉर द असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग? अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। ना CTG, ना amniotic fluid, ना बायोफिजिकल प्रोफाइल। ठीक हो गया। इन preterm SGA fetus, middle cerebral artery Doppler has limited accuracy to predict acidemia and adverse outcome and should not be used to time delivery. टाइम डिलीवरी के लिए स्पेसिफिकली सवाल आ जाता है कि आप प्रीटर्म बेबी में डिलीवरी टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी नहीं करते, डक्टस वेनोसस करते हैं। ठीक है, इन टर्म SGA fetus with normal umbilical artery Doppler। ठीक है, टर्म फीटसेस में फिर हम लोग मिडल सेरेब्रल आर्टरी यूज़ करते हैं। क्या? एब्नॉर्मल मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर जिसमें पल्सिटिलिटी इंडेक्स उसका लेस देन 5th सेंटाइल होगा। ठीक है, हैज़ मॉडरेट प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ एसिडोसिस एट बर्थ एंड शुड बी यूज टू टाइम डिलीवरी। ठीक है, डक्टस वेनोसिस कहाँ यूज़ करना है? ये भी मॉडरेट प्रिडिक्टिव है लेकिन ये प्री टर्म में यूज़ करेंगे। डक्टस वेनोसिस शुड बी यूज फॉर सर्वेलेंस इन प्री टर्म SGA fetuses with abnormal umbilical artery Doppler and used to time delivery. Optimal gestation to deliver SGA fetus क्या है हमारे पास? In the preterm SGA fetus with umbilical artery absent or reverse and diastolic velocity detected prior to 32 weeks gestation, delivery is recommended when the ductus venosus becomes abnormal. ठीक है, इसको हम करते हैं जब फ्लो शीट के साथ। हाउ द SGA fetus शुड बी डिलीवर्ड, डिलीवरी कैसे करनी है हमने? अगर एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है तो सिजेरियन सेक्शन इज़ रिकमेंडेड। ये अक्सर टॉक्स के स्टेशन में भी मुझे याद आया था, एब्सेंट और रिवर्स अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर के साथ था, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी थी और मोड ऑफ डिलीवरी पूछा हुआ था, दैट इज सिजेरियन सेक्शन। अब इन SGA fetuses विद नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है या फिर एब नॉर्मल है? एब नॉर्मल मीन्स कि पल्सिटिलिटी इंडेक्स उसका abnormal pulsatility index उसका, ठीक है, लेस देन 5th सेंटाइल, बट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है, तो हम इंडक्शन कर सकते हैं उसको ऑफर, लेकिन विद लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन, और साथ में कॉन्टिन्यूस फेटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी करेंगे उसकी।
अर्ली एडमिशन, अच्छा रूटीन में जब लेबर में पेशेंट आती है तो हम लेटेंट फेज में एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट जो हाई रिस्क हैं उनको हम उनका अर्ली एडमिशन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है एस की? स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज रेफर्स टू एन इन्फेंट बॉर्न विद बर्थ वेट लेस देन 10 सेंटाइल, ठीक है। और सवियर एस कब कहते हैं? जब 3rd सेंटाइल से कम होता है। ओके और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटसेस किस किस तरह से हो सकते हैं? ओके कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल या फिर नॉन प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। प्लेसेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं। नॉन प्लेसेंटल कॉजेज़ के अंदर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनॉमलीज हो सकती हैं, इनबॉर्न एरर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म हो सकता है, फीटल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। प्लेसेंटल कॉजेज़ कौन सी हैं? जो कि प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो सकती है। मेटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? दैट कैन अफेक्ट द प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसमें क्या चीज़ें आएंगी? लो प्री प्रेगनेंसी वेट, अंडर न्यूट्रिशन, सब्सटेंस अब्यूज़, सवियर एनीमिया। मेडिकल कंडीशंस कौन सी हैं जिसमें प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन इफेक्ट होगी? वैस्कुलर, प्रीक्लेम्शिया, ऑटोइम्यून डिजीज़, थ्रोम्बोफिलियाज, रीनल डिजीज़, डायबिटीज़, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। These all are the medical conditions that affect the placental implantation. Okay. What are the risk factors for a SGA fetus? फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रिडिक्शन हमने करनी है। अच्छा ये वो इसको हम लोग फ्लो शीट से करेंगे, जो आगे मेरे पास फ्लो शीट आएगी ना वहाँ से करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट फ्लो शीट में कवर हो जाएंगी हमारे पास, ये भी हो जाएगा। चाहिए थोड़ा सा बस सिर्फ ये है कि डॉक्टर जो डॉपलर डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो बायोकेमिकल मार्कर्स यूज़ होते हैं ना, उनकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर डाउन सिंड्रोम जो मार्कर्स हैं हैव लिमिटेड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी फॉर द डिलीवरी ऑफ अ एसजीए फीटस, ठीक। ये उसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ है। उनके अनएक्सप्लेन, ये भी एक स्टडी है जिसका रिजल्ट है कि अनएक्सप्लेन लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए जो कि लेस देन 0.4 मल्टीपल्स ऑफ मीडियम होगा, या फिर लो HCG लेस देन 0.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियम वर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स ऑब्स्टेट्रिकल आउटकम इंक्लूडिंग SGA fetus. ओके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नॉचिंग मिल सकती है, लेकिन ये परसिस्टेंट नॉचिंग जो है दैट इज़ एबनॉर्मल फ्लो एंड आफ्टर 24 वीक्स, ठीक है। अगर नॉच परसिस्ट करती है तो ये दिस इज़ एन एबनॉर्मलिटी। ओके फीटल एक्ोजेनिक बावल, सीरियल अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट ऑफ द फीटल साइज एंड असेसमेंट ऑफ वेलबींग। जो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि फीटल एक्ोजेनिक बावल अगर आ जाता है तो दैट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। उसके बाद फिर हमने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नहीं करना, डायरेक्टली उसकी सीरियल असेसमेंट करनी है और साथ में अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल पेल्पेशन की भी हम बात कर चुके हैं। ये दोनों ये बातें हो चुकी हैं कि सिंगल एब्डोमिनल सिम्फिजियोफंडल हाइट जो है उसकी कोई इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द SGA फीटसेस। और सीरियल अगर आप मेजरमेंट करते हैं सिम्फिजियोफंडल हाइट की और उसको प्लॉट करते हैं कस्टमाइज चार्ट पे, दैट कैन प्रिडिक्ट SGA। ये इसकी सेंसिटिविटी है सिम्फिजियोफंडल हाइट की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि सेंसिटिविटी इसकी 27% है, स्पेसिफिसिटी इसकी 88% है, ठीक है। SGA की सॉरी सिम्फिजियोफंडल हाइट की टू प्रिडिक्ट SGA, ये वाइवा में भी काम आता है, ये वो कस्टमाइज चार्ट से रिलेटेड है। ओके अब हम अपना ना टेबल कर लेते हैं।
अच्छा हाँ ओके, ये वाला देख लें कि जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह से होना चाहिए। abdominal circumference और estimated fetal weight after 30 weeks of gestation 10 mm per 14 days। ठीक है, 10 mm की एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में इंक्रीज़ होनी चाहिए पर 14 डेज़। ठीक है, 10 mm पर 14 डेज़। और इसी तरह से अगर एस्टिमेटेड फिटल वेट की बात करें तो 200 ग्राम पर 14 डेज़। ठीक है, although greater variation exists in lower limits, however a change in abdominal circumference of less than 5 mm over 14 days is suggestive of fetal growth restriction। ठीक है, यानी कि अगर 10 mm से कम भी है तो इट्स ओके, बट आइडियली इट शुड बी एटलीस्ट 10 mm। लेकिन आप fetal growth restriction कब कहेंगे, जब लेस देन 5 mm ओवर 14 डेज, लेस देन 5 mm एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस में चेंज आया। और इन हाई रिस्क पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एज बीइंग स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज showed that a change in abdominal circumference or estimated fetal weight defined as a change in ST score of less than or equal to 1.5 were better predictors of wasting at birth। ठीक है, ये पॉन्ड्रल इंडेक्स है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हेड सर्कमफ्रेंस रेशो और सब स्कैपुलर स्किन फोल्ड थिकनेस that is less than 2 standard deviation below mean and adverse perinatal outcome than the final AC or estimated fetal weight before delivery। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो ऊपर चेंज है ना एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और एस्टिमेटेड फीटल वेट का, ये अच्छे तरीके से याद कर लें। और कब सजेस्टिव है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो भी याद कर लें कि लेस देन 5 mm पर 14 डेज। अच्छा, यहाँ पर एक और इंसिडेंस दिया हुआ है, ये वाला, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया कि फीटल इन्फेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 5% ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज फीटसेस। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस आर रिपोर्टेड टू बी साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मा प्लाज्मोसिस एंड मलेरिया सिफिलिस। ठीक है, और हमने क्या बात की थी कि नो एसोसिएशन बिटवीन congenital toxoplasmosis and incidence of SGA fetus। मलेरिया जो significant cause of preterm birth and low birth weight worldwide, and it should be considered in those from or who traveled from the endemic areas। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी इन्फेक्शंस हैं जो कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज करती हैं, तो वो है साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया, सिफिलिस। मलेरिया सिफिलिस हमने कहाँ पर टेस्ट करना है, जब हाई रिस्क पॉपुलेशन है जहाँ पर। ठीक है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोवायरस हमने कहाँ पर टेस्ट करना है, इन्फेक्शंस को बेसिकली हमने रखना ही, इन्फेक्शंस और कैरियोटाइप इन दोनों को हमने कहाँ रखना है, जहाँ पर अर्ली सवियर IUGR है, 18-20 वीक्स पे ही सवियर IUGR आ रहा है। ठीक है, या साथ में स्ट्रक्चरल एनॉमलीज आ रही हैं तो फिर हम कैरियोटाइपिंग करेंगे। अगर स्ट्रक्चरल एनॉमलीज नहीं है और सवियर IUGR है एनॉमली स्कैन पे, तो फिर हम क्या करेंगे, इन्फेक्शंस को बारे में सोचेंगे। ओके, अब हम अच्छा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर के बारे में हम ऊपर वैसे कर चुके हैं, लेकिन प्री टर्म की बात हमने कर ली थी कि लिमिटेड वैल्यू है। टर्म फीटस के अंदर जो नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर होता है, तो हम डिलीवरी को किससे टाइम करते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी से टाइम करते हैं। और मिडल सेरेब्रल आर्टरी को नॉर्मल कब कहते हैं, जबकि पल्सेटिलिटी इंडेक्स लेस देन 5th सेंटाइल हो। सेरेब्रल वेजोडाइलेटेशन
is a manifestation of the increase in diastolic flow, a sign of brain sparing effect, ठीक है, of chronic hypoxia and results in decrease in the Doppler indices of the middle cerebral artery such as the pulsatility index. Reduced middle cerebral artery pulsatility index or middle cerebral artery pulsatility index divided by अम्बलाइकल आर्टरी पल्सिटिलिटी इंडेक्स, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं कि सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशो क्या होती है। ये होती है मिडल सेरिब्रो है ना, सेरिब्रो से मिडल सेरेब्रल आर्टरी पल्सिटिलिटी इंडेक्स और प्लेसेंटल से अम्बलाइकल आर्टरी पल्सिटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। दिस इज़ एन अर्ली साइन फॉर fetal hypoxia in SGA fetus. Okay. Fetal growth restriction worsens velocity, reduces the ductus venosus A wave owing to increased afterload and preload, as well as increased end diastolic pressure, resulting from the direct effects of hypoxia and acidemia. Or ductus venosus Doppler flow velocity patterns reflects the atrial pressure volume changes during the cardiac cycle, ठीक है। वैसे डक्टस वेनोसस बेसिकली होता क्या है? अच्छा, वैसे तो ये सारा मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया था कि ये सब जो है ना वो आगे पैराग्राफ में है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर इज़ एबनॉर्मल, डिलीवरी शुड बी रिकमेंडेड नो लेटर देन 37 वीक्स, ठीक है। इन केस ऑफ SGA fetus डिटेक्टेड आफ्टर 32 वीक्स, जो 32 वीक्स के बाद डिटेक्ट होते हैं विद एन एबनॉर्मल अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर, डिलीवरी नो लेटर देन 37 वीक्स गेस्टेशन इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। 37 वीक्स से ज़्यादा IUGR को नहीं लेके जाना, कंफर्म। कहीं पर भी आपको 37 से ऊपर का वर्ड भी नहीं नज़र आएगा। IUGR जहाँ पर है वो 37 से ऊपर नहीं जाएगा, इवन अगर आपके पैरामीटर्स नॉर्मल भी हैं, ठीक है, लेकिन IUGR है तो इटसेल्फ दिस इज़ एन इंडिकेशन फॉर द delivery at 37 weeks. In SGA fetus detected after 32 weeks of gestation with normal umbilical artery Doppler, a senior obstetrician to be involved in determining the timing and mode of delivery. Delivery should be offered at 37 weeks. ठीक है, ऑफ़र करनी है, एज सच रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी कोई वर्ड 37 से ऊपर का आपको नज़र नहीं आएगा थ्रू आउट। और ये कौन से कॉलम की बातें हैं? आफ्टर 32 वीक्स वाली, जो नॉर्मल अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर और 37 वीक्स फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम के साथ ही फिर हम चलेंगे तो वो फिर आएगा ना, फिर उसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को भी देखेंगे, 37 वीक्स पे डिलीवरी भी करेंगे। अच्छा, ये एक ग्रिड ट्रायल है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिड द एविडेंस रिव्यूड इन सेक्शन 10 that the perinatal mortality increases from 12% in fetuses with umbilical artery absent or reverse and diastolic velocity to 39%, ठीक है, when ductus venosus pulsatility index velocity is increased, and 41% with absence or reversal of ductus venosus A wave, ठीक है। कि जब ग्रिड क्या कहता है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है 12% से 39%, ठीक है। क्यों 39%? कि 12% उसकी मोर्टेलिटी है जब एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी है, और वो 39% है जब डक्टस वेनोसस एबनॉर्मल हो जाता है। इसीलिए हम लोग एब्सेंट और रिवर्स अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर के साथ हम क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं डक्टस वेनोसस को, क्योंकि उसके साथ मोर्टेलिटी अम्बलाइकल आर्टरी के साथ 12% है, और जब डक्टस वेनोसस एबनॉर्मल होता है तो 39%, क्योंकि जब फिर डक्टस वेनोसस एबनॉर्मल आ जाता है तो फिर अर्जेंट डिलीवरी है। ये डिलीवरी की हम बात कर चुके थे। चलो अब ये हम अपना फ्लो शीट कर लेते हैं।
ओके, ये आ गई हमारे पास फ्लो शीट। यहाँ से हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, ठीक है। माइनर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। और इस टेबल को याद करने का फार्मूला ये है कि आपने जब माइनर रिस्क फैक्टर्स पढ़ने हैं तो उसको साथ साथ कंपेयर करना है मेजर रिस्क फैक्टर्स के साथ। कैसे करेंगे, ये देखिए। सो माइनर रिस्क फैक्टर मैटरनल एज लेस देन और मोर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स। मेजर में क्या है, मैटरनल एज मोर देन 40 ईयर्स। इसी तरह से उसमें है IVF, सिंगलटन प्रेगनेंसी, नलिपेरिटी, BMI लेस देन 20, BMI 25 to 34.9, ठीक है। अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है या फिर ओबीज है, तो ये सारे माइनर रिस्क फैक्टर्स में आएंगे। स्मोकिंग है 1 to 10 सिगरेट्स पर डे, माइनर रिस्क फैक्टर है। एंड इफ़ इक्वल टू और मोर देन 11 सिगरेट्स पर डे, मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। लो फ्रूट इनटेक प्री प्रेगनेंसी, इट्स अगेन अ माइनर रिस्क फैक्टर। और यहाँ पर क्या है, डेली विगरस एक्सरसाइज, मेजर रिस्क फैक्टर है। प्रीवियस प्री एक्लैम्शिया, प्रेगनेंसी इंटरवल लेस देन 6 मंथ्स, प्रेगनेंसी इंटरवल इक्वल टू और मोर देन 60 मंथ्स, ठीक है। तीन से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, आपने उसको दोबारा रीअसेस करना है। ये तो हम बुकिंग पे कर रहे हैं ना असेसमेंट, दोबारा रीअसेस करना है 20 वीक्स पे। पापा या उसका फिटल एक्ोजेनिक बावल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर वाला स्टेप मिस कर देना, फिर हम डायरेक्ट उसकी सर्विलेंस पे चले जाएंगे। और अगर यहाँ पर दरमियान में वो ठीक रहता है पेशेंट, ठीक है, उसका अनॉमली स्कैन नॉर्मल रहता है, उसमें कोई इशू नहीं आता, तो फिर हमने क्या करना है, उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना है 20 से 24 वीक्स पे। अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर उसका नॉर्मल है तो असेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि एक दफ़ा हमने थर्ड ट्राइमेस्टर में असेसमेंट करनी है, सीरियल नहीं करेंगे लेकिन एक दफ़ा असेसमेंट ज़रूर करेंगे। अब नॉर्मल है, फिर आपने सीरियल असेसमेंट ऑफ फीटल साइज एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फ्रॉम 26 से 28 वीक्स स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स। मेजर कौन कौन से हैं, मैटरनल एज मोर देन 40 ईयर्स, स्मोकर इक्वल टू और मोर देन 11 सिगरेट्स पर डे, ये सब याद होने चाहिए। MCQ आता है उसमें अक्सर वो ये रिस्क फैक्टर्स दे देते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर नहीं, मेजर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने मेजर रिस्क फैक्टर दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक मेजर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर आपने क्या ऑप्शन चूज़ करनी है, सीरियल असेसमेंट की, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की ऑप्शन चूज़ नहीं करनी। और अगर माइनर रिस्क फैक्टर्स दिए हैं तो 3 माइनर रिस्क फैक्टर्स के साथ आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर चूज़ करना है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कोकेन, डेली विगरस एक्सरसाइज, पैटर्नल SGA, ठीक है, पैटर्नल SGA मेजर रिस्क फैक्टर है। कोकेन, डेली विगरस एक्सरसाइज, प्रीवियस SGA बेबी, प्रीवियस टिल बर्थ, maternal SGA, chronic hypertension, diabetes with vascular disease, renal impairment, antiphospholipid syndrome, heavy bleeding similar to menses, and pregnancy associated plasma protein less than 0.4 multiples of median, ठीक। तो एक तो हम उसमें कंसिडर करेंगे कि हम उसको एस्पिरिन स्टार्ट कर दें इन रिस्क फैक्टर्स के साथ, और फिर हम उसको डायरेक्ट सीरियल असेसमेंट पे ले जाएंगे, हम उसको यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक। वुमेन अनसुटेबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ग्रोथ बाय सिम्फिजियो फंडल हाइट, हमने क्या बात की थी कि जिनके अंदर सिम्फिजियो फंडल हाइट की मेजरमेंट रिलायबल नहीं है, लाइक ओबीज हैं पेशेंट्स, फाइब्रॉइड है उनका, हाइड्रोमनियोज है, तो फिर हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दरमियान में स्ट्रेट एरो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, असेसमेंट के पास जा रहा है कि सीरियल असेसमेंट ऑफ फीटल साइज एंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। फिर उसका हम सिम्फिजियो फंडल हाइट पॉसिबल नहीं है ना, ये आप ये वो पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम में वाइवा में भी यूज़ कर सकते हैं। ओबीज है पेशेंट, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही एब्डोमिनल पैल्पेशन की जो सेंसिटिविटी है वो 27% है, ठीक है। हाँ, और अगर आप अपनी एब्डोमिनल पैल्पेशन को ज़्यादा वर्थ देना चाह रहे हैं तो फिर आप सेंसिटिविटी मेंशन ना करें, फिर आप स्पेसिफिसिटी मेंशन करें कि इसकी स्पेसिफिसिटी 80% है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल टेबल जो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ऊपर ऊपर जो बोल्ड लेटर्स जो लाइंस हैं उन्होंने इन दो टेबल्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, मेजॉरिटी 80% वो ये दो टेबल्स हैं, 20% है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और मैं काफ़ी हद तक आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब ये टेबल आ जाता है, इसको देख लें कि सिम्फिजियो फंडल हाइट सिंगल मेजरमेंट लेस देन
10th सेंटाइल, ठीक है, और सीरियल मेजरमेंट इंडिकेटिव ऑफ FGR। और ये जो सिंगल मेजरमेंट है ना, ये सिर्फ लेस देन 10 सेंटाइल नहीं है, ये कस्टमाइज्ड सेंटाइल है जिसमें बाकी फैक्टर्स भी मदर के इंक्लूडेड हैं कि उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है बॉक्स हमारे पास, ये हाई रिस्क फॉर SGA फीटस। कहाँ से पता लगा हाई रिस्क, कहाँ से पता लगेगा? ऊपर वाले टेबल से, ठीक है, कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। एक भी मेजर रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ हाई रिस्क। बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री तो हो गई, बायोकेमिस्ट्री में कौन सी चीज़ है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ये भी समटाइम वाइवा में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बायोकेमिकल टेस्ट कौन सा है टू डिटेक्ट SGA। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, ठीक है, दैट इज़ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, ठीक है। इस पर नॉचिंग आ गई है, ओके। फीटल बायोमेट्री की हमने उसकी, सिंगल एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10 सेंटाइल आया, सिंगल, या सीरियल मेजरमेंट इंडिकेटिव ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो हमने क्या करना है, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना है। अब हम अपने कॉलम्स की तरफ आ जाते हैं, ग्रीन कॉलम, येलो कॉलम और रेड कॉलम, या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कह सकते हैं, लेफ्ट मिडल और राइट भी कह सकते हैं, जो हम इसको ग्रीन कहते हैं। ग्रीन कॉलम में क्या है कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है, आपने रिपीट करना है अल्ट्रासाउंड फोरनाइटली, जिसमें एस्टिमेटेड फीटल वेट और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस करेंगे, और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर आफ्टर 32 वीक्स। मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर पहले नहीं किया, 32 वीक से पहले हमने प्री टर्म में कहा था इसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है, हमने पहले नहीं किया इसको, 32 वीक के बाद करेंगे इसे। इस कंडीशन में जब आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं और SGA भी है, तो डिलीवरी ऑफ़र करनी है बाय 37 वीक्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सीनियर क्लिनिशियन, और डिलीवरी रिकमेंडेड है बाय 37 वीक्स इफ़ मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर पल्सिटिलिटी इंडेक्स लेस देन 5th सेंटाइल। कंसीडर डिलीवरी मोर देन 34 वीक्स। उसको कब आपने कंसीडर करना है कि 34 वीक्स के बाद अगर स्टैटिक ग्रोथ है ओवर 3 वीक्स। रिकमेंडेड स्टेरॉइड्स इफ़ डिलीवरी इज़ बाय सिजेरियन सेक्शन एज पर RCOG गाइडलाइंस। अब आ जाते हैं मिडल में। मिडल में क्या है, आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर किया, पल्सिटिलिटी इंडेक्स या फिर रेजिस्टिविटी इंडेक्स मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी प्रेजेंट है। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे अल्ट्रासाउंड वीकली, उसकी ग्रोथ स्कैन करेंगे, और ट्वाइस वीकली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करेंगे, ठीक है। और डिलीवरी रिकमेंडेड है बाय 37 वीक्स। कंसीडर स्टेरॉइड्स इफ़ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। यहाँ तक ग्रीन और येलो कॉलम में हम इंडक्शन ऑफ़र कर सकते हैं, रेड कॉलम में हमने इंडक्शन ऑफ़र नहीं करनी, हमने सेक्शन करना है डायरेक्ट, दैट इज़ रिकमेंडेड। कंसीडर स्टेरॉइड्स इफ़ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, एंड कंसीडर डिलीवरी मोर देन 34 वीक्स, वो स्टैटिक ग्रोथ है, और स्टेरॉइड्स दे दें अगर डिलीवरी आपने सेक्शन से करनी है। थर्ड कॉलम हमारा क्या कहता है, एब्सेंट एंड रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, ठीक है। रिपीट करें अल्ट्रासाउंड वीकली, आपने उसकी ग्रोथ स्कैन करना है, और डेली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना है, और डक्टस स्पिनोसस डॉपलर करना है, ठीक है। डिलीवरी रिकमेंडेड बाय बिफोर 32 वीक्स आफ्टर स्टेरॉइड्स इफ़ डक्टस स्पिनोसस डॉपलर इज़ एबनॉर्मल, या CTG पे शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और प्रोवाइडेड इक्वल टू और मोर देन 24 वीक्स gestation, ठीक है। सो ओके, recommended delivery by 32 weeks after steroids, consider delivery at 32 weeks even when ductus venosus doppler is normal। कंसिडर हम कर सकते हैं। ये लास्ट लाइंस क्या कहती हैं, ये वही बातें करिए जो हमने ऊपर देखी थी
ठीक है, कि वीकली मेजरमेंट आपने करनी है। फीटल साइज इज़ वैल्यूएबल इन प्रिडिक्टिंग बर्थ वेट एंड डिटर्मिनिंग द साइज फॉर द गेस्टेशनल एज। इफ़ टू abdominal circumference or estimated fetal weight measurements are used to estimate growth, they should be at least 3 weeks apart. Use computerized CTG when ductus venosus Doppler is unavailable. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर मैंने नहीं बताया आपको कि जब डक्टस विनोसिस अवेलेबल नहीं है तब हमने सीटीजी करनी है। अगर डक्टस विनोसिस अवेलेबल है तो हमने सीटीजी नहीं करनी, ठीक है। और उस पर हम कब रिकमेंड करेंगे डिलीवरी सीटीजी पे, जब शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी इज़ लेस देन 3 मिलीसेकेंड, ठीक है। ओके, दिस इज़ अच्छा, ये हम ना थोड़ा सा डॉपलर को देख लेते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में सबसे फर्स्ट पे कौन सा है, ये 18 वीक्स का एक डॉपलर है जिस पे देखें एक आ रही है आपके पास पीक ऊपर, ठीक है। एक मिनट, ये ले लेते हैं, दिस वन, ये जो ऊपर वाली पीक है दिस वन, ये है सिस्टोलिक वेलोसिटी, और ये जो नीचे वाली पीक है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ये वाली है, ठीक है, ये है हमारे पास डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ये रिलेटिवली रिड्यूस्ड है। अगर 20 के साथ आप कंपेयर करें, बी नॉर्मल है, ठीक है, बी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये सेकंड जो पीक है ये रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो ए जो ऑप्शन है ये 18 वीक्स पे है, ठीक है, और नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर है, बट हाई रेजिस्टेंस है, क्योंकि 18 वीक्स पे अभी सेकंड वेव इन्वेजन स्टार्ट होती है ना सॉरी, तो वहाँ पर ये रिड्यूस्ड है और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ है यहाँ पर रिलेटिवली, लेकिन बी में बिल्कुल नॉर्मल है और ये टर्म पे 36 वीक्स पर है और जनरस डायस्टोलिक फ्लो है, इसमें कोई इशू नहीं है बिल्कुल। और सी क्या शो कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस, डायस्टोलिक वेलोसिटी प्रेजेंट है बट लो है। और डी क्या शो कर रहा है, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी एब्सेंट है, ठीक है। और ई क्या शो कर रहा है, रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज़ इन सीवियर IUGR। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एसटी रेशो, ठीक है, सिस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक वेलोसिटी, पल्सिटिलिटी इंडेक्स PI, ठीक है। पल्सिटिलिटी इंडेक्स क्या फॉर्मूला है, पल्सिटिलिटी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और ये नॉर्मल वैल्यू आई थिंक इसकी 0.8 होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी इंडेक्स जो है वो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, ठीक हो गया। और ये आई थिंक 1 होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू। ये है सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी की पल्सिटिलिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय अम्बिलिकल आर्टरी पल्सिटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, SD रेशो ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी शुड बी मोर देन SD रेशो ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। और अगर ये चीज़ रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब है कि ये IUGR है। IUGR में क्या होगा, हाइपोक्सिया लीड्स टू द ऑटो रेगुलेशन इन फीटल सर्कुलेशन कॉजिंग increased flow towards the brain, heart, adrenals and decreased flow towards the kidney, placenta and peripheries, okay। ऑटो रेगुलेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, डिक्रीज इन SD रेशो, पल्सिटिलिटी इंडेक्स, रेजिस्टिविटी इंडेक्स वैल्यूज एंड रिवर्सल ऑफ SD रेशो ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी टू मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन IUGR। और उस रिवर्सल को हम क्या कहेंगे कि ये ब्रेन स्पेयरिंग, हेड स्पेयरिंग इफेक्ट है। ओके, ये नॉर्मल आप ब्लड सर्कुलेशन देख लें कि फीटस में क्या होती है, ये देखें, ये है हमारे पास, दिस इज़ रेड कलर की वेन, अम्बिलिकल वेन, ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वन अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है वो जा रही है और हमारे पास 3 शंट्स आते हैं। क्या होता है, सबसे पहला शंट आता है जहाँ पर डक्टस विनोसिस है, ठीक है, दिस इज़ डक्टस विनोसिस। और डक्टस विनोसिस क्या करता है, जब अम्बिलिकल वेन जो है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द लिवर और बाकी ब्लड जो है वो शंट से हार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है,
ठीक है। अब ये डक्टस वेनोसस से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा है, राइट एट्रियम, और फिर वहाँ से फोरामेन ओवेल के ज़रिए, दैट इज़ फोरामेन ओवेल के ज़रिए वो लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा और फिर एयोटा। और इसी तरह से ये देखें सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है इन द लेफ़्ट एट्रियम, और फिर वो सॉरी इन द राइट वेंट्रिकल, वो ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन में तो वो ब्लड कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स में जब जाना चाहेगा ब्लड तो क्या होगा, ये देखें पल्मोनरी वेन है ना, पल्मोनरी वेन और डिसेंडिंग एयोर्टा के दरमियान क्या होगा, डक्टस आर्टरियोसस, एक और शंट। ठीक है, 3 शंट मैंने आपसे कहा था, टोटल जो 3 शंट सिस्टम है। फर्स्ट शंट कहाँ पर है, डक्टस विनोसिस पे, सेकंड है फोरामेन ओवेल पे, थर्ड है डक्टस आर्टरियोसस पे। तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा तो चला जाएगा लंग्स की तरफ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज दैट विल गो इनटू द डिसेंडिंग एयोर्टा, और फिर दोबारा वो थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज प्लेसेंटा में जाएगा, दोबारा ऑक्सीजनेट होगा, और फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा। ये वाली पिक्चर देख लें तो ये ज़्यादा आपको अच्छा इसमें पता चल जाएगा। दैट इज़, अच्छा ये कलर का जो डिफरेंस आ रहा है ना कि कहीं रेड है, पर्पल है, ये बेसिकली इसकी ऑक्सीजनेशन को शो कर रहा है। यहाँ से अम्बिलिकल वेन ब्लड लेकर आ रही है तो दैट इज़ रेड इन कलर। ठीक है, रेड है और ये हाईली ऑक्सीजनेटेड है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑक्सीजनेशन देखिए, आर्च ऑफ एयोर्टा में देखिए इसकी रेडनेस जो है वो कम हो गई है, और उसके बाद फिर और कम होते होते बिल्कुल ब्लू हो गई है। तो और दीज आर 3 शंट्स। सबसे पहले डक्टस ये दैट इज दैट इज दैट इज 1 शंट डक्टस विनोसिस, ये जो इधर है, 2 शंट फोरामेन ओवेल एंड 3 शंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी इट इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेसेंटल फ्लो। ठीक है, क्यों ये प्लेसेंटल फ्लो की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है अम्बिलिकल आर्टरी? अम्बिलिकल आर्टरी इज असेस्ड कहाँ इसको असेस करते हैं, द प्लेसेंटल ओरिजिन पे, फीटल एब्डोमिनल इंसर्शन पे, एंड इन द मिडल फ्री फ्लोटिंग वेजल। तो सबसे बेस्ट होता है जो फ्री फ्लोटिंग वेजल होती है वहाँ पर आप उसको लें। ठीक है, resistance at the abdominal insertion site is higher the and progressively decreases towards the placental site। ठीक है, वहाँ पर डिक्रीज़ है, वहाँ पर हायर है जहाँ पर एब्डोमिनल इंसर्शन है। तो हाँ, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि हमारे पास फ्री फ्लोटिंग कोई लूप हमें मिल जाए। इन नॉर्मल फीटसेस प्लेसेंटाइल इंडेक्स डिक्रीजेज विद एडवांस गेस्टेशनल एज। ठीक है, दिस इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन वैस्कुलर रेजिस्टेंस। नॉर्मल क्या होता है फीटल सर्कुलेशन में, हाई रेजिस्टेंस लो फ्लो सिस्टम जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द लो रेजिस्टेंस एंड हाई फ्लो सिस्टम। जब फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में जो फीटस का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाई रेजिस्टेंस और लो फ्लो होता है। फिर जब सेकेंड वेव इन्वेजन होती है ट्रोफोब्लास्ट की, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द हाई फ्लो एंड लो रेजिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, और जब ये नहीं कन्वर्ट हो पाता तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा अम्बिलिकल वेन, व्हाट इज़ अम्बिलिकल वेन? ये वीनस सिस्टम, जब आर्टरीज के सब एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो फिर वीनस भी आप डॉपलर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक लाइन दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, इट इज़ द लास्ट टू बी अफेक्टेड व्हेन हाइपोक्सिया डेवलप। ठीक है, दिस इज लाइक दिस, अम्बिलिकल वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the placenta to the fetus, and this blood is reaching to the right side of the fetal heart through the ductus venosus. It can be assessed at 3 points. Again वही 3 points हैं इसके भी, entering point into the abdomen, point of insertion into the placenta, and in the free floating loop. ठीक है, normal Doppler wave form reveals monophasic wave form with the continuous forward flow throughout the cardiac cycle. ठीक है, this continuous diastolic flow gradually increases from 20 weeks to 38 weeks. It is the last vessel to be affected when the hypoxia develops, or in severe degree of hypoxia when reversal of the flow develops in inferior vena cava, apulsatile
flow pattern begins to develop in the umbilical vein due to right heart failure. ठीक है, and there is high resistance to forward flow. अब इम्पॉर्टेंट लाइन ये लास्ट वाली क्या है हमारे पास कि प्रेजेंस ऑफ पल्सटाइल वेव फॉर्म इन अम्बलाइकल वेन इज एसोसिएटेड विद वेरी हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी. ठीक है, दैट इज़ द लास्ट वेन दैट इज़ अफेक्टेड इन द. अच्छा, ये एक देख ले, ये देखें फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में वही आपको डायस्टोलिक फ्लो इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा. ठीक है, लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करें थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना ज़्यादा डायस्टोलिक फ्लो है. और इसी तरह से ये नॉर्मल है. और इस सेकेंड लाइन का क्या मतलब है कि जब 30% वेजल्स अंडर परफ्यूज्ड हो जाती हैं प्लेसेंटा की, 30% वेजल्स, तो फिर पल्सेटिलिटी इंडेक्स रिड्यूस होना शुरू होता है. और एब्सेंट कब होता है? जब 50% वेजल्स जो है ना वो प्लेसेंटा की अंडर परफ्यूज हो जाती है. ठीक है, और इसी तरह से रिवर्स कब होता है? जब 70% वेजल्स जो है वो अंडर परफ्यूज हो जाती है. बल्कि कुछ एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि डॉपलर चेंजेस आती ही तब हैं जब 70% वेजल्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, अच्छा, अब कुछ इसके हम कर लेते हैं MCQs. A woman is referred from the antenatal clinic with reduced fetal movements at 29 weeks of gestation. Computerized CTG is normal with a short term variation of 8 millisecond. हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म वेरिएशन कितनी होगी? लेस देन 3 मिलीसेकेंड. तो ये 8 मिलीसेकेंड है, बिल्कुल ठीक है. अल्ट्रासाउंड शोज एन एस्टिमेटेड फीटल वेट प्लॉटिंग बिलो द 10th सेंटाइल. इसका मतलब है SGA है. Middle cerebral artery Doppler and ductus venosus Doppler are normal. She was given a course of steroid 2 weeks previously for a threatened preterm labor. What is the recommended management? ठीक है, fetal movements कम है इसकी, CTG ठीक है, middle cerebral artery ठीक है, SGA है, 29 वीक्स पे पेशेंट है. अब प्री टर्म है ना, हम क्या देखना चाह रहे हैं? डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स हैं, SGA भी है, टाइम ऑफ डिलीवरी हमें चाहिए. डॉपलर करने के दो पर्पज़ होते हैं. एक हम ये देखना चाहते हैं कि हम इसको डिलीवर कब करें. एक हम ये देखना चाहते हैं कि अगर डिलीवर नहीं करना तो नेक्स्ट टाइम इसको हमने फॉलो कब करना है. ठीक है, तो वो हमने सारा फ्लो शीट किया कि अगर स्टेप बाय स्टेप कि अगर ये चीज़ है तो फिर हमने इस टाइम पे हमने उसको करना है. उसमें भी मैं आपको बता दूँ, फार्मूला याद रखें. येलो था ना पहले नंबर पे, सॉरी ग्रीन था, ग्रीन येलो रेड. तो उसका क्या फार्मूला है? 2-2-1. 2 मीन्स ग्रीन में आपने 2 वीकली करना है, येलो में आपने ट्वाइस वीकली करना है, और रेड में आपने डेली करना है. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम क्या चूज़ करेंगे? हम अच्छा, सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि प्री टर्म में हम डक्टस विनोसिस से टाइम करते हैं डिलीवरी को, और 32 वीक्स के बाद हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से टाइम करते हैं. ये MCQ भी आ सकता है. तो यहाँ पर आंसर क्या है? डेली डॉपलर एंड डिलीवर इफ़ डक्टस विनोसिस इज़ एबनॉर्मल. ठीक, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ वुमन हैज़ अ ग्रोथ स्कैन एज हर प्रीवियस बेबी वॉज बॉर्न विद अ वेट बिलो 5th सेंटाइल. वेरी 5th सेंटाइल से कम मैंने आपको क्या बताया था? बल्कि 3rd सेंटाइल था. सवियर fetal growth restriction. She is now at 28 weeks of gestation. The growth scan for the obstetric history shows that the estimated fetal weight is on the 50th centile. 50th centile का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस बेबी इसका 5th सेंटाइल वाला था, पहले इसका IUGR था, लेकिन इस दफ़ा IUGR नहीं है, 50th सेंटाइल है. ठीक है, ये कोर करना है आपने इस पर. एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एंड अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर दोनों नॉर्मल है. अब ये क्या हो गया? प्रीवियस बेबी उसका है, सॉरी प्रीवियस बेबी उसका SGA है, दैट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर. तो हम इसे क्या करेंगे? डायरेक्टली इसके हम ग्रोथ स्कैन्स करेंगे 3 to 4 वीकली. ठीक हो गया. लास्ट क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑप्शन. 29 वीक्स की पेशेंट है, सॉरी 29 ईयर्स की, एंटीनेटल क्लिनिक में फर्स्ट प्रेगनेंसी. शी स्मोक्स 5 cigarettes per day and her BMI is 27 kg per meter square. Her blood pressure is 110/60. Urine analysis is negative for protein, blood and leukocytes. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, तकरीबन 3 हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए माइनर। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी पेशेंट होगी, माइनर रिस्क फैक्टर है। स्मोक करती है 10 से कम सिगरेट, माइनर रिस्क फैक्टर है। BMI इसका जो है वो 27 से ज़्यादा है, माइनर रिस्क फैक्टर है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स के सिनेरियो में हम इसको 3 रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 to 24 वीक्स। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह।